न्यूज। घूघरा क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट और बाइक को जलाने और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया। घूघरा में मेन रोड पर एक चाय की थड़ी पर कुछ दो पक्षों का विवाद हुआ। दो समुदाय थे, उनका विवाद हुआ। कोई छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ जो आगे बढ़ गया, जिसके जो थाने पे हमें सूचना मिली है, 1:15 बजे के आसपास मिली है। ये घटना 12:15 के आसपास की है। घूघरा में मेन रोड पर एक चाय की थड़ी पर कुछ दो पक्षों का विवाद हुआ। दो समुदाय थे, उनका विवाद हुआ। कोई छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ जो आगे बढ़ गया, जिसके अंदर उनकी बाइक्स को नुकसान पहुंचाया गया है। 2 बाइकों को तोड़ा गया है। एक बाइक में आग भी लगी है। अब वो किस कारण से लगी है उसके तफ्तीश जारी है। मैम, विवाद किस चीज को लेकर के हुआ? विवाद कोई छोटी सी बात गाली गलौज को लेके हुआ था, जैसा अभी तक सामने आया है। उसके बाद दोनों पक्ष थोड़े हीटेड अप हो गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे काफ़ी वार किया है। इसके अंदर अभी तक हमने 9 जनों को राउंड अप किया है और उनका क्या रोल हो सकता है पॉसिबल, उसके अंदर हम तफ्तीश कर रहे हैं। घायल इसके अंदर हुए हैं 9 जने, घायल 5 हुए हैं। 9 जनों के साथ मारपीट हुई है, जिसके अंदर से 3 जनों को सिर पर चोट आई है। नाटकों की शिकायत हमें साहिल मोहम्मद ने दी है। साहिल चमड़ा घर किशनगढ़ के रहने वाले हैं। 323, 41, 308, 427 और भी धाराएं हैं जी। घटना जैसा अभी तक सामने आ रहा है, एक पक्ष जो वहाँ पर दोनों पक्ष मौजूद थे, जब एक पक्ष के लोग चाय पीकर निकलने लगे उस वक्त गाली गलौज उनके द्वारा शायद की गई और जिसके ऊपर दोनों ही पक्ष थोड़े आक्रोशित हो गए, जिसमें से एक पक्ष हावी होकर दूसरों के ऊपर पत्थरों से वार किए। इसके अंदर व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा है। 2 के जबड़े में, 3 के सिर में चोट आई है। इसके अतिरिक्त 2 बाइक जो हैं उनको तोड़फोड़ की गई है और एक बाइक पर आग लगी है। अब मौके पर डिप्लॉयमेंट कर रखा है हमने फोर्स का। शांति बनी हुई है। लोग जो हैं कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों ही पक्षों के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इसके अंदर और ये सुनिश्चित करवा रहे हैं। श्रीमान एसपी साहब ने रात से ही प्रोएक्टिव होकर हम लोगों को डायरेक्शन दिए कि हम उनको राउंड आउट करें जिन्होंने भी ऐसी गतिविधियां की हैं और उत्पात मचाया है और इसी का नतीजा है कि दोनों पक्ष हमसे सेटिस्फाइड हैं कि हम किसी भी तरीके की गलत कोई भी चीज़ नहीं कर रहे जी। अभी जो जिनको राउंड अप किया है उनसे पूछताछ जारी है। जिनको चोट लगी है उनसे और इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि वो नाम से किसी को भी नहीं जानते हैं, चेहरों से पहचान सकते हैं। तो वो सब आगे जैसे जैसे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर दिया, अकॉर्डिंग टू एफआईआर 10 से 12 लोग थे मौजूद। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हजारों लोगों ने अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। नमाज के साथ रोजेदारों ने रमजान को अलविदा किया। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हजारों लोगों ने अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। तकदीनशीन सैयद फकर काजमी चिश्ती ने बताया कि अलविदा जुम्मे की नमाज का बहुत महत्व है। वैसे तो हर नमाज मोमिन की मेराज है। अगर सच्चे दिल से खुदा की भक्ति में लीन होकर नमाज अदा करे तो उसकी मुलाकात हर नमाज में खुदा से हो सकती है। 1 महीने के रोजे रखने के बाद अल्लाह ने ईद की खुशियाँ दी। ईद की नमाज पढ़ना ही ईद की खुशियाँ कहलाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज अलविदा का जुमा है। बड़ी शान शौकत के साथ में बारगाह गरीब नवाज में तमाम अक़ीदत गद्दार ज़ायरीन और रोज़दार हज़रात ने मिलकर जुमे की नमाज अदा की। इस नमाज की बरकतों से अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन, शांति, भाईचारा कायम फरमाए और ये मुबारक नमाज अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के सदक़े में अता फरमाता है कि हमने तमाम रोज़े खैर खूबी से
अदा किए। और इसके बाद ईदेन हैं, इसके अंदर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हमने 1 महीने के रोज़े रखे। इन दोनों नमाज़ों की फजीलत ये है कि और नमाज़ों से ज़्यादा भी 70 गुना ज़्यादा इसका सवाब मिलता है। इसमें हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जुमा अपने करीब में जामा मस्जिद में जाकर अदा करूं और अपने लोगों से भी मुलाकात करूं। और जो हज़रात इसके अंदर एहतिकाफ़ में बैठे हैं खुसूसी तौर पर, वो भी इसको अदा करते हैं। वो तो मस्जिद में होते ही हैं, पर उनके लिए बाईस बरकत होता है। वो चांद रात को अपने चांद देखने के बाद में एहतिकाफ़ में से उठेंगे। मैं सरकार गरीब नवाज से बारगाह से तमाम आलम इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ कि सारी दुनिया में अमन, शांति, भाईचारा कायम रहे और लोगों में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत रहे। पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार की जा रही विद्युत कटौती और पर्याप्त मात्रा में पेयजल सप्लाई नहीं करने के मुद्दे को लेकर पुष्कर विधानसभा के चारों मंडलों ने पुष्कर विधायक के नेतृत्व में उपखंड को ज्ञापन सौंपा। वो जो 6 घंटा देते हैं वो भी बिजली कटौती कर रहे हैं। पानी की भी भयंकर समस्या है और कुछ स्थानीय समस्या है। तीर्थ नगरी पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार की जा रही विद्युत कटौती और पर्याप्त मात्रा में पेयजल सप्लाई नहीं करने के मुद्दे को लेकर पुष्कर विधानसभा के चारों मंडलों ने पुष्कर विधायक सुरेश रावत के नेतृत्व में आज बुधवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में तहसीलदार रामेश्वर छाबा को ज्ञापन सौंपा। जैसा कि आप कुछ दिनों से देख रहे हो, राजस्थान की जनता गर्मी से त्राहिमाम कर रही है। उसका कारण है कि बिजली जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को गर्मी के अंदर बिजली की होती है, तो गाँव के अंदर 10-10 घंटे बिजली कट रही है, शहरों के अंदर भी बिजली कट रही है। किसानों को जो 6 घंटा देते हैं वो भी बिजली कटौती कर रहे हैं। पानी की भी भयंकर समस्या है और कुछ स्थानीय समस्या है। इसको लेके हमने ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी का राज्यव्यापी अभियान है। ये आह्वान है कि सभी उपखंड स्तरों पे ज्ञापन दिया जाए और इसी के तहत कल हमने रूपनगढ़ में ज्ञापन दिया, आज हम पुष्कर के अंदर दे रहे हैं और साथ ही चेतावनी देके जा रहे हैं प्रशासन को कि अगर जल्दी बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया तो हम पुष्कर का GSS है उसका हम घेराव करेंगे, वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज इसी के तहत हमारे कार्यकर्ता यहाँ पुष्कर के यहाँ आए और हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया, राज्यपाल महोदय के। पुष्कर में भूमिगत सीवरेज लाइनों के ओवरफ्लो होने से राजकीय चिकित्सालय के सामने गंदा पानी बाहर बहने से सड़क दरिया बन गई। गंदे पानी की दुर्गंध से आने जाने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़क के ऊपर इतना गंदा पानी भरा हुआ है कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। पुष्कर में भूमिगत सीवरेज लाइनें बरसाती दिनों से पहले ही ओवरफ्लो होकर बह रही है। शुक्रवार को राजकीय चिकित्सालय के सामने सीवरेज लाइन से गंदा पानी बाहर बहने से सड़क दरिया बन गई है। गंदा पानी के दुर्गंध से चिकित्सालय आने जाने वाले मरीजों को मुंह ढककर निकलना पड़ा। तहसील से आया हुआ हूँ। सुना है कि पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी डबे समय से यही चीज़ हो रही थी अंदर से। मैं एक बार ब्रह्मा जी का मंदिर के दर्शन करके आऊँ। साथ साथ में जैसे ही मैं रोड से गुजर रहा था तो एक सरकारी हॉस्पिटल देखा था, वहाँ पे इस तरीके से पानी सीवरेज का जो पानी बाहर आ रहा था रोड पे, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट जो है या जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं इस चीज़ से बिल्कुल अनदेखी हो रही है कि सीवरेज के सामने इतना बुरी तरीके से जो डर्टी हो रहा है और जिससे कि एक तरफ से कोरोना से हम लोग इतना पहले से ही हम लोग टूट चुके हैं। और इस हिसाब से गंदगी को देख के मुझे ये फीलिंग हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि नई नई बीमारी और पैदा कि हम आगा उसको इन्विटेशन दे रहे हैं। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को भी देखना चाहिए, MCD वर्ग जो उनके बंदे हैं यहाँ वाले उनको भी देखना चाहिए। सीवरेज की समस्या की जल्द से जल्द कदर की जाए ताकि यहाँ पे इधर पेशेंट जो आ रहे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जिस हिसाब से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि भाई ये चीज़ बहुत ही अनसफिशिएंट लग रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ जीवन और एक स्वस्थता के लिए सफाई का हमें एक अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि हम किस तरीके से हम अपने एटमॉस्फेयर के साथ ही हमें साथ साथ में अपनी सफाई का भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ आगे की बीमारी के ऊपर रोक की जाए। यहाँ हॉस्पिटल के सामने जो सीवरेज लाइन है ये आए दिन ब्लॉक होती है और यहाँ पास पानी भरता है, जिसकी हमने नगर पालिका में भी कई बार मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर को जब शिकायत की जाती है तो वो आकर इसकी सफाई करा देते हैं, लेकिन ये आए दिन की समस्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि गेट के पास बस स्टैंड, रोडवेज और प्राइवेट बसें दोनों रुक के इसको बस स्टैंड बनाती है, जिससे एम्बुलेंस और
जो भी चिकित्सक आता है, पेशेंट आता है, उसकी गाड़ी आने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको भी रोका जाना चाहिए और ये सीवरेज पर विशेष ध्यान दें। मौखिक रूप से फ़ोन से बता देता हूँ कि भाई आज फिर पानी भर गया है, लिखित में कोई शिकायत नहीं। ठीक। तो मौसमी बीमारियां चल रही है, एक कोरोना की चौथी लहर की आशंका भी है। इसी बीच गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मुख्य सड़क के ऊपर इतना गंदा पानी भरा हुआ है कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और यहाँ इस पानी की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी पनप सकती है। लिहाजा न कोई प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है, न कोई इसके अधीनस्थ कर्मचारी इस पर कोई ध्यान। कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव ने अजमेर पहुंचने पर दरगाह जियारत की, जहां पर उन्होंने रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। अल्लाह और भगवान और परमात्मा सब एक है। भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमें इन सांप्रदायिक ताकतों का हराना पड़ेगा। हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव अजमेर पहुंचे। कैप्टन अजय यादव ने दरगाह शरीफ में रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। कांग्रेसी नेता के अजमेर आगमन पर ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष व संयोजक के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने 51 किलो की माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव और बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। आज यहाँ पर गरीब नवाज के यहाँ बहुत ही आज धार्मिक दिन है। यहाँ पर आकर उनका आशीर्वाद लिया और पहली दफ़ा अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग का चेयरमैन बनने के बाद यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करी। और मेरी यही गुजारिश है सांप्रदायिक ताकतों से कि वह जाति और धर्म के नाम से केवल सत्या को हटाने की बात करते हैं। जितने भी ये लोग जो आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, इनका मकसद केवल सत्ता हथियाना है, चाहे वो कभी हिजाब के नाम से, कभी दूसरे के नाम से। और मेरा यही कहना है कि अल्लाह और भगवान और परमात्मा सब एक है। भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमें इन सांप्रदायिक ताकतों का हराना पड़ेगा जो देश में को बांटने की बात कर रहे हैं, देश में उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और उसके लिए जो धर्म निरपेक्ष ताकतें हैं, उनसे मेरी विनती है कि वो तो कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, उससे कंधे से कंधे मिलाकर सांप्रदायिक ताकतों को हराएं। मेरा ये कहना है कि खास तौर से दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, ये देश में इनकी आबादी 85% है। अगर ये एकजुट होकर दोबारा कांग्रेस के साथ लग जाए तो कोई ताकत नहीं है कि देश में दोबारा से कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस जो है उसका इतिहास बहुत सुनहरी इतिहास है। देश को आज़ाद कराया था और देश की आज़ादी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मेरा यही कहना है कि उनका मकसद केवल एक है कि सत्ता हथियाना, किसी प्रकार से लोगों को बांटना। जो गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज आगे हैं जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों की गुलामी की थी, आरएसएस के लोगों ने गुलामी की थी। आज ये देश को बांटने में लगे हुए हैं। इनके चक्कर में आकर केवल जो है कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लेके आए। और मैं समझता हूँ अशोक गहलोत जी की सरकार जो है यहाँ पर राजस्थान में बहुत बढ़िया काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि खास तौर से क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, उसमें जो क्रीमी लेयर का जो मामला है उसके बारे में जरूर सोचेंगे। अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली सौगात के बारे में जानकारी दी। मैं इसमें बोल रहा था। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे प्रबंध संचालक की रिटायरमेंट है, विदाई समारोह, इसलिए हमें थोड़ा मज़ा कम आ रहा है। परंतु अजमेर ज़िले के पशुपालकों की विभीषिका को देखते हुए, जहाँ एक और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने चारे पे बैन लगा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने चारे पे बैन लगा दिया, हरियाणा सरकार ने अपने चारे पे बैन लगा दिया, और इसके अलावा भारत सरकार ने चारे और पशु आहार की इतनी शॉर्टेज होते हुए भी उन्होंने अनुदान जारी नहीं किया। चारे पे जो है बैन, भारत सरकार को अनुदान देना वो नहीं दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में
हमने जो हमारे पशुपालकों की आवाज़ पर 21 फरवरी को भाव बढ़ाए, 1 अप्रैल को भाव बढ़ाए, 11 मई को भाव बढ़ाए और आखिर हमने जो है आज और 1 मई से फिर भाव बढ़ा रहे। दो आप बोल रहा हूँ बोलो एक मतलब जो है 21 फरवरी, 1 अप्रैल, 11 अप्रैल। अच्छा बोल बोल तो પછી ચૂપ રહો ને શાંતિ રાખો। 11 મઈ आप कहिए कि जो जा रही हूँ बोलना शांति રાખો, समझ लो दोबारा ले एक बार आप दोबारा बोल दीजिए, छोटी मोटी बातें चाले शुरू से बोल दीजिए एक बार। हाँ वैसा बोल। अजमेर डेयरी द्वारा अपने पशुपालकों को अभी इस समय की भीषण विभीषिका, जहाँ चारे की शॉर्टेज, जहाँ पानी की शॉर्टेज, पशु आहार की शॉर्टेज और तीनों और बिजली की शॉर्टेज, ऐसी परिस्थितियों में अपन को पशुओं को उनको चारों कमियों में पालना पड़ रहा है। इसे देखते हुए हमें पहले से आभास हो गया। 21 फरवरी को हमने दूध के भाव बढ़ाए, 1 अप्रैल से दूध के भाव बढ़ाए, 11 अप्रैल से हमने दूध के भाव बढ़ाए और आज भाव बढ़ा रहे हैं जो 1 मई से लागू होंगे। इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ाते हम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आभारी, उन्होंने 2 रुपये से 5 रुपये अपने बजट में कर दिए थे 23 फरवरी को। तो हम उसके अनुसार जो है अब मुख्यमंत्री जी के 5 रुपये मिल रहे हैं, 7 रुपये फैट अजमेर डेयरी दे रही है, 2 रुपये अजमेर डेयरी और बोनस के दे रही है। तो 7 रुपये फैट, 5 रुपये मुख्यमंत्री के, 2 रुपये हमारा और बोनस, तो इधर 7 रुपये फैट, 7 रुपये का बोनस। ये भाव अजमेर ज़िले के पशुपालकों के 6.5% फैट पर ये भाव पड़ रहा है 8 रुपये 5 पैसे प्रति फैट और 6.5 फैट पर ये भाव हो जाता है कुल मिलाकर के 52 रुपये और 53 रुपये के बीच में पर लीटर उनको मिलेगा। इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पशुपालकों को बहुत बड़ा संबल मिलेगा। पशुपालक जो है उनसे इन चारों परिस्थितियों से भी मुकाबला करेंगे और हमारे संघ में भी 3,30,000-35,000 लीटर जो दूध आ रहा है, 3,30,000-35,000 लीटर दूध आ रहा है। हम सोच रहे हैं 15-20,000 लीटर हमारा दूध बढ़ेगा। जयपुर डेयरी भी हमारी तर्ज पर भाव दे रही है, पर जयपुर डेयरी में 5.3 SNF फैट, 5.3 फैट है, हमारी फैट है 6.5, तो उनके और हमारे बीच में 9 रुपये का अंतर है। 9 रुपये हम अजमेर डेयरी ज़्यादा दे रहा है जयपुर डेयरी से, इससे राजस्थान में भी हमारे मुकाबले में कोई भाव नहीं दे रहा और हिंदुस्तान में भी कोई भी हमारे मुकाबले भाव नहीं दे रहा। माननीय MD साहब का 2 साल के करीब जो हमारे बीच में रहे, ये 25वां, बहुत मृदुभाषी, टेक्निकली बहुत साउंड व्यक्ति और मार्केटिंग में ये एक्सपर्ट हो। मार्केटिंग में इनसे ज़्यादा एक्सपर्ट मैं राजस्थान में किसी MD को नहीं पाता हूँ, इसलिए हम चित्तौड़ से रिक्वेस्ट करके लाए। आगे भी हम इनके रिटायरमेंट के बाद में हम वापस संविदा पर रखेंगे या कंसल्टेंट के रूप में रखेंगे। अजमेर डेयरी में 2-3 साल इनकी सेवाएं ज़रूरत है उनको। तो मैं इन्होंने जो अजमेर डेयरी को नए प्लांट को इतना ऊंचाइयों पे पहुंचाया कि हिंदुस्तान में आज हमारे प्रोडक्ट चेन्नई में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट महाराष्ट्र में जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट गुजरात में भी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, बिहार में भी हमारे प्रोडक्ट हैं और दिल्ली में तो जाते ही हैं। तो आपकी सूझबूझ, आपका विज़न, आपकी दिमाग की टेक्नोलॉजी, ये इसने अजमेर डेयरी को बहुत ऊंचाई में पहुँचाया। तो इनके विदाई समारोह में मैं इनको अंतरात्मा से, मेरी ओर से, मेरे संचालक मंडल की ओर से, अजमेर ज़िले के दूध उत्पादकों की ओर से भी जो है बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने भी अपने ऑफिस आवर से भी ज़्यादा काम करके इसको। थैंक यू। केंद्र ने जो अनुदान किया है और कई स्टेट में चारे को लेकर बैन लगाया है, वो तो आप ही मेरे से ज़्यादा समझते हो। तीनों जगह बीजेपी की सरकार, भारत सरकार बीजेपी की, तो ये चारों तरफ से जो है, वैसे तो गौ माता के पुजारी हैं
पर ये गायें जो है भूखे मर रही है उसकी चिंता नहीं है। गायों को चारा टाइम पे नहीं मिल रहा, पशुआ नहीं मिल रहा। और यदि कोई गायें पशु मेले, मुख्यमंत्री जी ने पशु मेले शुरू किए, ये इम्पोर्टेंट बात है। पशु मेले मुख्यमंत्री जी ने चालू किए। इन्होंने पशु मेले में जो जानवर जा रहे थे राजस्थान से खरीद होके, पेडी कल्चर वाले जो तटीय एरिया क्षेत्र के जो भारत में वहाँ जा रहे थे हमारे बैल, उसको भी गौ माता के पुजारियों ने ट्रकों में जा रहे थे, उनको मेलों में खरीदे, उनको भी रास्ते में रोके। अच्छा, प्रभारी मंत्री के समक्ष आपने मुद्दा उठाया? हाँ, ये मैंने आज उठाया उनके सामने। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी से चारा माफिया का मुद्दा उठाया। चारा माफिया वाला मुद्दा मैंने ये उठाया। जिस प्रकार बजरी माफिया है, जिस प्रकार वो माफिया है, जिस अकाल के कारण कुछ लोग जो है 100-200 भीलवाड़ा अजमेर जिले के वो चारा माफिया बन गए। उधर से ट्रक आता है, रास्ते में उसको जो है 20-25 घेर लेते हैं और अपनी दादागिरी से अपने कब्जे में लेते हैं और उसको जो है 900-1000 रुपये के बीच में खरीद लेते हैं, ला के ढेर करवा देते हैं। और ढेर होने से क्या हो रहा है कि दूसरे दिन कोई गरीब आदमी जाता है, उसको 1 कुंटल 2 कुंटल चाहिए तो 900 के बजाय उसको 1200 में बेच रहे हैं। ब्लैकमेल हो गया, ये माफिया हो गया। तो कलेक्टर साहब से हमने बात की, बीच में इनको रोका है। रामलाल जी जाट साहब से मेरी बात हुई है, वो भी सीएम साहब के सामने बात को रखेंगे, इनके सामने बात रखी। हम उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में ये बंद हो जाए। इसके अलावा हम सरकार से ही चाहते हैं, राज्य सरकार जैसे 1988 का फेमिन था, 2002 का फेमिन था, आप लोग पुराने तो जानते होंगे, उस समय तहसीलदार, पटवारी और गिरदावरों की टीम बना दी तहसील लेवल पर, और वो जो है चारे का व्यापार पे कंट्रोल रखते थे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।